part of the chapter, that is expansion of company rule. How India got captured by the Britishers and how Britishers expanded their rule in India. We'll start with the explanation part. In East India Company or the Britishers passed the Regulating Act in 1773 AD. ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था 1773 में और उनके हिसाब से जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ही वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल रेगुलिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज. मतलब जो मुंबई, मद्रास और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वहाँ पर उन्होंने एक ही कंबाइंड गवर्नर जनरल को डिक्लेयर कर दिया. मतलब जहाँ अलग अलग थे वहाँ पर एक ही कॉमन गवर्नर जनरल बना दिया गया. तो पहला जो गवर्नर जनरल था, जो इंग्लिश पर्सन था, उसका नाम था वॉरेन हास्टिंग. ही बिकेम द गवर्नर जनरल. ड्यूरिंग हिज टाइम, तो जब गवर्नर जनरल बने वॉरेन हास्टिंग, उनके टाइम पे 2 वॉर्स हुए थे, जिसमें से फर्स्ट मराठा वॉर था और सेकंड था मैसूर वॉर. तो यहाँ पर क्या होने लगा, मराठास और मैसूर के वजह से दोनों साइड से प्रेशर आने लगा ब्रिटिशर्स को, इसलिए उन्होंने वॉरेन हास्टिंग्स को वहाँ से निकाल दिया. वॉरेन हास्टिंग्स के बाद जो दूसरे गवर्नर जनरल बने वो थे कॉर्नवालिस. उन्होंने वॉरेन हास्टिंग्स के बाद उन्होंने जगह ली और कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल बनने के बाद ही थर्ड मैसूर वॉर हुआ. किसके साथ हुआ था, टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान इज आल्सो कॉल्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर. तो सेकेंड मैसूर वॉर वॉरेन हास्टिंग्स के इसमें हुआ था और थर्ड मैसूर वॉर जो हुआ था वो कॉर्नवालिस के पावर में, या कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल बने उस वक्त हुआ था. मराठास एंड निजाम ज्वाइन हैंड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डिफीट टीपू सुल्तान. और जैसे ही देखा कि टीपू सुल्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने मराठास और निजाम की मदद ली और टीपू सुल्तान को हराना स्टार्ट किया. और जैसे ही कॉर्नवालिस हटे अपनी पोजीशन से, क्योंकि उनकी पॉलिसीज, कॉर्नवालिस को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा रिजिड थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. सिचुएशन चेंज हो जाए बट वो अपनी पॉलिसीज को कभी भी चेंज नहीं करते थे. इसलिए कॉर्नवालिस को हटाकर उन्होंने सर जॉन शोरे को गवर्नर जनरल बनाया. और जैसे ही सर जॉन शोरे बने तो वो बहुत बड़े एम्बिशियस पर्सन थे, जैसे हमारे सिराजुद्दौला थे, मीर कासिम, मीर जफर थे. तो जब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि सर जॉन शोरे इज नॉट द परफेक्ट पर्सन टू हैंडल द करंट सिचुएशन इन इंडिया, दे मूव सर जॉन शोरे. और उनके बाद जो लास्ट गवर्नर जनरल बने उनका नाम था वेलेस्ली, एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पहली चीज़ थी तुम्हारी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. तो ये पार्ट में जस्ट नीड टू रिमेंबर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट. उसके बाद सारे गवर्नर जनरल्स को हटाकर एक कॉमन गवर्नर जनरल बनाया जिनका नाम था वॉरेन हास्टिंग्स. उनके होते 2 वॉर्स हुए थे, मराठा वॉर और सेकेंड मैसूर वॉर. सिचुएशन हैंडल में नहीं थी और मराठास और मैसूर में बहुत ज़्यादा पावर की वजह से ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, इसलिए उनको हटाकर कॉर्नवालिस को बनाया. और इस चीज़ के चलते उनके इसमें थर्ड मैसूर वॉर हुआ था टीपू सुल्तान के साथ. टू डिफीट टीपू सुल्तान, ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिशर्स टुक हेल्प ऑफ मराठास एंड निजाम टू डिफीट टीपू सुल्तान. जब उन्हें डिफीट कर दिया तो कॉर्नवालिस को हटाकर सर जॉन शोरे को बनाया. और ही वॉज नॉट अ परफेक्ट पर्सन टू मैनेज द सिचुएशन इन इंडिया, so he was removed, and after him Wellesley became the governor general and he introduced the subsidiary alliance system. और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अभी हम देखेंगे, subsidiary alliance system के क्या-क्या टर्म्स और कंडीशंस हैं. The next part of the chapter is the subsidiary alliance system. उसके क्या-क्या टर्म्स और कंडीशंस थे वो अभी हम देखेंगे. तो पहला है, जो भी स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, ब्रिटिशर्स उनकी आर्मी को ट्रेनिंग देंगे. आर्मी ट्रेनिंग बाय ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी प्रोवाइडेड टू दी स्टेट. तो जो भी स्टेट उसको एक्सेप्ट करेगा, तो जो भी आर्मी उनको मिलेगी वो ट्रेन मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें ट्रेनिंग देगी. और वो जब भी स्टेट को ज़रूरत होगी तो वो लोग अपनी आर्मी को रिलीज करेंगे. सेकेंड, स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड आर्मी और गिव अवे प्रोविंस. तो जो भी स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उनको आर्मी मिलेगी. ठीक है, मतलब उनको अपनी आर्मी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी ट्रेनिंग प्रोसेस के लिए. अगर वो अपनी आर्मी नहीं देते तो उनको अपना जो राज्य है, उनकी जो जगह है उसे छोड़ना पड़ेगा. और वो भी उतनी इनकम जितनी इनकम वो ब्रिटिशर्स मांगेंगे, उतनी इनकम या उतना प्रपोर्शन का पार्ट उन्हें अपने स्टेट का या अपने डिस्ट्रिक्ट का या अपने राज्य का छोड़ना पड़ेगा. थर्ड इज, द स्टेट विल नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विदाउट द परमिशन. तो बिना परमिशन के, बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट के साथ एग्रीमेंट में नहीं आ सकता है. चौथा, वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव विल बी देयर. तो जो भी हमारे यहाँ पर जो भी प्रजा बैठती है जिसे हम लोग कहते हैं,
उसमें एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। उसी के साथ नो फॉरेनर्स आर अलाउड इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दी स्टेट। तो अगर हम लोग पूरे स्टेट में बात करें और अगर वहाँ पर कोई भी फॉरेनर एम्प्लॉयमेंट के लिए आया हो, जिसको काम चाहिए हो, तो वहाँ पर फॉरेनर्स को काम करने अलाउड नहीं था। तो इसमें पहली चीज़, द आर्मी ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द स्टेट्स। जो भी स्टेट्स एक्सेप्ट करेंगे दे विल हैव टू प्रोवाइड द आर्मी, या तो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, या तो राज्य छोड़ना पड़ेगा, या तो अपनी आर्मी देनी पड़ेगी। कोई भी स्टेट बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के एग्रीमेंट में नहीं जा सकता है। जो भी उनकी प्रजा होगी उसमें एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और स्टेट में अगर किसी भी बंदे को काम करने के लिए रखा तो वो बंदा फॉरेनर नहीं होना चाहिए, वो कोई दूसरे कास्ट का होगा तो चलेगा, बट फॉरेनर नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन से स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट किया? पहला था निज़ाम, मैसूर, अवध, भोसले, उनके साथ मराठास के जो अलग अलग पार्ट्स, जिसमें पिंडारास भी थे, फिर गायकवाड़ थे, सिंधिया थे, वो सारे ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद जब वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को कहा कि मैसूर में तुम ये ट्रीटी को एक्सेप्ट करो, तब वेलेस्ली की बात ना सुनते हुए टीपू सुल्तान ने ये सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। कौन से सिस्टम को? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को टीपू सुल्तान ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फोर्थ मैसूर वॉर हुआ था 1799 में। और इसी के चलते जब फोर्थ मैसूर वॉर हुआ तो इस दौरान टीपू सुल्तान ने अपनी लाइफ खो दी, मतलब ही वॉज डेड ऑन द बैटलफील्ड। और उनका जो पूरी जो उनका राज्य था, जो उनका पूरा किंगडम था, दैट वाज इन दी हैंड्स ऑफ दी ब्रिटिशर। और उसके बाद जो आए थे वेलेस्ली के जाने के बाद थे हेस्टिंग्स को उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया। और उनको गवर्नर जनरल बनाते ही हेस्टिंग्स ने वॉर डिक्लेयर कर दिया नेपाल में। और नेपाल में जैसे ही वॉर डिक्लेयर किया और वहाँ पर उन्होंने नेपाल को हरा दिया और वहाँ की सारी आर्मी को उन्होंने कैप्चर करके अपनी आर्मी का पार्टिसिपेंट बना दिया। और हेस्टिंग्स के बाद जो आए थे वो थे सर डलहौजी। तो उनका भी पार्ट अभी हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इंडिया के, उन्हें कैसे एनेक्स किया, उन्हें कैसे कैप्चर किया, विल सी नाउ। सो आफ्टर वेलेस्ली, डलहौजी एंटर्ड इंडिया इन 1848। मतलब वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनने के बाद उनको हटाया गया था उनकी पॉलिसीज की वजह से। और उसके बाद डलहौजी की एंट्री हुई थी इंडिया में इन द ईयर ऑफ 1848। तो उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसी, जैसे वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किया था, वैसे डलहौजी ने एनेक्सेशन किया था। एनेक्सेशन मतलब ज़बरदस्ती किसी न किसी तरीके से किसी स्टेट को अपना पार्ट बना लेना, उस तरीके से। तो पहला एनेक्सेशन हुआ था वॉर से, मतलब लड़ाई लड़कर उन्होंने पंजाब और पेगू दोनों को अपना हिस्सा बना लिया। पेगू इज नाउ नोन एज लोअर बर्मा। ओके। फिर एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हायर। इसका मतलब ये है कि जो राज्य जहाँ पर राजा थे उनके मरने के बाद उनके बाद कोई फ्यूचर जनरेशन नहीं थी, मतलब राजा का कोई बच्चा नहीं था, तो ऐसी जगहों को उन्होंने कैप्चर किया था, जिसमें से झांसी, सतारा, नागपुर कुछ स्टेट से। झांसी का आप लोगों ने देखा होगा, मणिकर्णिका पिक्चर आई थी, उसमें किस तरीके से पूरा मतलब झांसी को कैप्चर किया था, क्योंकि वहाँ पर उनका बेटा कोई नहीं था और नो वन वाज देयर टू हैंडल दी किंगडम। प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, जहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, जहाँ पर कोई भी किंग ऐसा नहीं था जो पूरी जगह को या पूरे स्टेट को अच्छे से मैनेज कर सके, वो था अवध। वहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया। रीजन दिया कि देयर वाज नोबडी टू मैनेज दी प्रोविंस। प्रीटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, जहाँ पर कर्जा कोई कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, कर्जा हद से ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसमें थे तुम्हारे निज़ाम के प्रोविंसेस, जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया। टू एंड अ नेम से रूल, जहाँ पर नाम के लिए खाली राजा बैठे थे, उसमें थे कर्नाटका और तंजौर, वहाँ पर भी उन्होंने अपना कैप्चर कर लिया था। तो एक लड़ाई से किया, एक ऐसी जगह जहाँ पर राजा मर गया था पर उसके बाद उसका बच्चा नहीं था जो उस प्रोविंस को या उस राज्य को संभाले, जिसमें सतारा और झांसी थे। फिर ऐसा जहाँ पर कोई मैनेज करने वाला नहीं था, या जहाँ पर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही थी, वो था अवध। जहाँ पर लोन की वजह से पूरा प्रोविंस डूबा हुआ था, दैट वाज योर निज़ाम प्रोविंस। और तीसरा था जहाँ पर खाली नाम के लिए राजा को माना जाता था, वो थे कर्नाटका एंड तंजौर। तो हम लोग कह सकते हैं कि डलहौजी एक इम्पेरियलिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपना पावर दूसरे कंट्रीज के ऊपर या दूसरे स्टेट्स के ऊपर या प्रोविंस के ऊपर लागू कर दिया था, एंड ही वाज वेरी पावरफुल। बट एट द सेम टाइम ही वाज अ रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट मतलब वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने काफ़ी सारा बदलाव भी किया था। ही ओपन फर्स्ट रेलवे लाइन
फ्रॉम मुंबई टू थाने, पहले रेलवे स्टेशन या रेलवे लाइन स्टार्ट की थी फ्रॉम बॉम्बे एंड एंडेड टू थाने इन ईयर 1853। फिर उन्होंने वायरलेस कनेक्शन स्टार्ट किया था बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। फिर उन्होंने काफ़ी सारे लॉज जिसमें एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे अच्छी चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। और उसके बाद उन्होंने ऐसे लॉज पास किए थे जिसमें जो बच्चों की, जिसमें हम लोग बाल विवाह कहते हैं, चाइल्ड मैरिज, उसे बैन किया था। और उन्होंने विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज मतलब ऐसी मैरिज जहाँ पर एक औरत विधवा हो जाती है और उसे वापस से शादी करने का हक हो, ऐसा लॉ भी उन्होंने पास किया था। तो अगर हम डलहौजी की बात करें तो तुम्हें इसमें 5 से 6 पॉइंट याद रखने, जहाँ पर उन्होंने कैसे हर एक स्टेट को अपना हिस्सा बनाया था वॉर से, विदाउट हायर, मिसमैनेजमेंट, डेप्ट कलेक्शन जहाँ पर बाकी था, नेम सेक था वहाँ पर। और इसी के साथ जब उन्होंने इन सबको कैप्चर किया, बट एट द सेम टाइम ही ओपन फर्स्ट रेलवे लाइन, वायरलेस कनेक्शन, और उसके बाद चाइल्ड मैरिज को बैन करके विडो रीमैरिज का लॉ दिया, और साथ में एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को भी उतना सपोर्ट किया। इंग्लिश एजुकेशन वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ डलहौजी। डलहौजी की वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन भी आई थी। इंडिया, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट। इंडिया हैड एन इनएविएबल पोजीशन इन द वर्ल्ड। तुम लोग भी जानते हो, अब तक स्टार्टिंग से चैप्टर में बता रही हूँ कि इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था बाकी सब वर्ल्ड की, बाकी सारी कंट्रीज के लिए जो भी वर्ल्ड में है। उसका रीज़न ये था कि इंडिया अपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करती थी। इंडिया अपने बहुत सारी चीज़ों से जाने जाते थे, जिसमें मसलिन क्लॉथ, सिल्क, जूट, इंडिगो, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें थी ऐसी जो इंडिया खाली इकलौती कंट्री थी जो अपने रॉ मटेरियल्स को इंग्लैंड एक्सपोर्ट करती थी। बट जैसे ही ड्यूअल पावर पॉलिसी है, ड्यूअल पावर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जहाँ पर राजा तो थे, बट राजा को सब लोगों की जिम्मेदारी थी, और जो भी पैसा कलेक्ट होता था टैक्सेस के फॉर्म में, वो सारा पैसा हमें ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो पावर था इट इज इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सारी की सारी नवाब के हाथ में थी। तो जैसे ये ड्यूअल पावर आया तो जो प्रॉस्पेरिटी थी बंगाल की, बंगाल एक ऐसी स्टेट थी इंडिया में जो अपने स्टेट से जैसे जूट, सिल्क, कॉटन, मसलिन क्लॉथ, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को इंग्लैंड के थ्रू इंग्लैंड में बेचती थी, या इंग्लैंड के काफ़ी सारे ऑफिसर्स यहाँ पर उस चीज़ों को लेकर जाते थे। बट ये पॉलिसी के बाद, ड्यूअल पावर पॉलिसी के बाद जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो फेम था बंगाल का, वो धीरे धीरे कम होने लगा। ड्यूअल पावर पॉलिसी का मतलब है कि जो रेवेन्यू मीन्स योर टैक्स, जो टैक्स कलेक्ट होता था वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स के पास, और जो सारी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मतलब लोगों का अच्छा बुरा, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज़ें करनी होती थी वो सारी चीज़ें नवाब के हाथ में होती थी। मतलब इनको पैसे भी नहीं मिलेंगे, पर इनको बिना पैसे के लोगों को संभालना, और इनके पास पैसे होते भी इन लोगों को संभालना नहीं था। सो ब्रिटिश इम्पोज अनफेयर टैक्सेस ऑन इंडियन क्लोथ्स। ये चीज़ हमने लगान मूवी, जब हम लोग, आई डोंट नो यू माइट हैव सीन और नॉट, लगान मूवी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर फील्ड पर काम करते हैं उनके ऊपर अनफेयर टैक्सेस, जिसे हम लोग लगान कहते हैं, वो लगाया था। अगर वो टाइम टू टाइम टैक्स नहीं पे करते थे तो उनसे उनकी ज़मीन ले ली जाती थी। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी टैक्सेस ऐसे लगाए थे जो उन्हें नहीं लगाने चाहिए थे, क्लॉथ्स के ऊपर लगाए थे। इसकी वजह से क्लॉथ इंडस्ट्री पूरी बर्बाद हो गई। उसके बाद जो आर्टिस्ट थे, जो पॉटर्स थे, जो लोग आर्टिस्ट मतलब ड्राइंग पेंटिंग करते थे, जो पॉट्स बनाते थे, वो भी पुअर हो गए, और उसमें से कितने सारे लोग तो ऐसे थे जो बेरोजगार हो गए। और जो कपड़ों वाले जो मिल में काम करते थे उन्हें ऐसा कहा गया था कि अगर तुम लोगों ने इतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन नहीं किया तो तुम्हारे से तुम्हारी जो इंडस्ट्री है वो छीन ली जाएगी, एंड यू विल बी नो मोर पार्टिसिपेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री। तो ये सारे इकोनॉमिक, मतलब ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे पैसों के थ्रू ब्रिटिशर्स ने हमें पूरा बर्बाद किया। अब जब हम सोशली जाते हैं, जब हम हमारी सोसाइटी या हमारे आसपास के लोग या हमारे से पूछा जाए कि ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरीके से पैसों के थ्रू रूल किया, तो ये पॉइंट्स थे कि पैसा उनका, नवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जब हम सोसाइटी की बात करें, मतलब लोगों के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, वो भी सीखा। जैसे ही सोशल की बात करते तो वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी कि उन्होंने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट दे दिया था। जब उनको हमने देखा कि वो किस तरीके से फ्री होकर अपने स्पीच और अपने थॉट को सामने रखते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते, तो वो सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की। उसके बाद जो भी सोशल कस्टम्स होते थे, जैसे बच्चों, जैसे हस्बैंड मरे तो हस्बैंड के साथ वाइफ मर जाए, जिसे हम सती कहते हैं। फिर विडो, जो विधवा होती, उनकी शादियाँ नहीं करवाई जाती थी, उन्हें ऐसे ही रखा जाता था।
फिर बच्चों की शादी होती थी, फिर उसमें कुछ था फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये एक नया टर्म है जहाँ पर एक लेडी प्रेग्नेंट होगी और अगर उसके अंदर एक बच्ची पल रही होगी, मतलब लड़की होगी, तो उसे मार दिया जाता था जन्म लेने से पहले। तो ऐसे काफ़ी सारे रिचुअल्स थे जो इंडिया में फॉलो किए जाते थे, जिसके अगेंस्ट, जिसको मतलब राजा राम मोहन रॉय इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प के थ्रू ये सारी चीज़ों को उन्होंने बंद करवाया। ब्रिटिशर्स के साथ साथ उन्होंने लोगों के लिए, जो लोगों को इंग्लिश की नॉलेज थी, जो लोग इंग्लिश बोलना और लिखना जानते थे, उन लोगों के लिए भी ब्रिटिशर्स ने काम की अपॉर्चुनिटी को आगे रखा, ताकि जो भी इंडियंस है जिनको इंग्लिश बोलना आता हो या लिखना आता हो, उनके लिए काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स थे। फिर उन्होंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की थी मुंबई में, मद्रास में और कोलकाता में, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने मुंबई, मद्रास और कोलकाता को रूल किया था, इसलिए वहाँ पर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया था। अगर हम बात करें ओवरऑल चैप्टर की, तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारा पैसा खींचा, तो ब्रिटिशर्स ने हमें रिटर्न में काफ़ी कुछ भी दिया है। उसका रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स अगर हमारा पैसा ले गए तो हमें इंग्लिश एजुकेशन, रेलवे लाइन, सती जो था वो बैन किया, विडो रीमैरिज थी उसे प्रपोजल आगे दिया, फिर जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट है वो हमें आया, फिर जो टैक्सेशन पॉलिसी वो लोग यूज़ करते थे वो हमें समझ में आई। इस तरीके से अगर उन्होंने हमें रुइन किया तो उन्होंने हमारे प्रोग्रेस में भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। उसमें रेलवे लाइन भी आ जाती है, वायरलेस कनेक्शन भी आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को जब हम सम अप करते हैं तो भले वो हमें 100 साल पीछे लेकर गए हैं, पर अभी जहाँ पर भी आज हम हैं तो हमें ब्रिटिशर्स ने यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मदद की है, क्योंकि एजुकेशन जो चीज़ थी वो कभी भी इंडिया में फॉर्मुलेट नहीं हो सकती थी अगर ब्रिटिशर्स इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में नहीं लाते। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल।